ओके, फिज़िक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, हमने ये देखा कि इस दुनिया में दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती है। एक तो फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी थी जिनमें केवल अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन का कोई वहाँ पे काम नहीं था। डायरेक्शन अगर ना भी हो तो चलेगा, या फिर डायरेक्शन जैसी कोई बात उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए कोई इनसिग्निफिकेंट होती है, कोई मीनिंगफुल बात यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ ऐसी क्वांटिटीज़ देख रहे थे जो जिनमें मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो इस तरह से हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा क्वांटिटीज़ का, स्केलर एंड वेक्टर के फॉर्म में। फिर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कोई सिंबल हो कोई फिजिकल क्वांटिटी का तो उसके ऊपर एरो लगा के वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर कोई बोल्ड लेटर हो उससे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कोई एरो हम ड्रॉ करते हैं हमारे कागज़ के ऊपर, उससे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस एरो की लेंथ जो होती है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करती है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेक्टर का सिंबल है उसके आगे और पीछे हम डंडा भी लगा देते हैं, तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट क्लास में अपन ले रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कोई भी दो अगर वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया कि अगर कोई दो वेक्टर को टेल से टेल मिला दिया जाए तो उनके बीच का जो मिनिमम एंगल होता है, जो सबसे कम वाला एंगल होता है, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। ठीक है, द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड बाय टेल टू टेल, जब उनकी पूंछों को आपस में मिलाया गया है तो उस केस में जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। तो उसको थोड़ा और इलोब्रेट करते हैं और समझते हैं बिटवीन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सदिशों के बीच में कोण। इसे थोड़ा आगे और लेते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था कि जो मिनिमम एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो जाएगा। जैसे ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे ये एंगल मान लो कोई 60 डिग्री है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे दोनों टेल से टेल ही कनेक्टेड हैं। और फिर मैंने थोड़े से अलग तरह के एग्जाम्पल्स लिए। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए कुछ इस तरह से है और वेक्टर बी कुछ ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें वेक्टर ए और बी, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बी का तो हेड है और ए का टेल है, तो यहाँ पे इन दोनों का मिलना, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इनके बीच के इस एंगल को मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पे 120 डिग्री है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 120 डिग्री है, लेकिन ये 120 डिग्री एंगल जो है ये इन दोनों के बीच का एंगल नहीं कहलाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बी की टेल को यहाँ पे लेके आना है तो हमें बी को आगे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बी को जब आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया। हम बी को जब आगे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमने बी की ना तो डायरेक्शन चेंज की है ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो बी यहाँ पे था, इसको यहाँ पे हमने आगे की ओर शिफ्ट कर दिया तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से ये वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर की ये टेल है। अब इसको जब आगे एक्सटेंड किया तो ये टेल हो गई। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा, अब 180 में से 120 चला जाएगा, तो ये 60 डिग्री जो है ये हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। लेकिन ये 120 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल्स है, जैसे एक मान लो वेक्टर इधर से आ रहा है और एक वेक्टर कोई इधर से आ रहा है ऐसे। इस केस में देखो
ये दो वेक्टर कुछ ऐसे आ रहे हैं और ये एंगल दे रखा है कोई, ये एंगल दे रखा है कोई 150 डिग्री या फिर 110 डिग्री, 110 डिग्री के आसपास ये एंगल है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर हेड टू हेड आपस में मिल रहे हैं। जैसे इसे वेक्टर ए कह दें हम और इसे वेक्टर बी कह देते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों वेक्टर कैसे मिल रहे हैं, ए का हेड और बी का भी हेड आपस में मिल रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हेड से हेड नहीं मिलाना, हमें तो टेल से टेल मिलाना है। तो बी को एक्सटेंड किया तो बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसी तरह से ए को एक्सटेंड किया तो ए यहाँ तक आ गया, ये ए वेक्टर। तो इस केस में आप देखोगे तो हेड टू हेड मिल रहा था, तो ये 110 डिग्री था। अब ये 110 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 110 डिग्री नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे ये एंगल भी 110 डिग्री है। इसलिए इस केस में हेड टू हेड जो एंगल है वही क्या हो गया, टेल टू टेल जब मिल रहा है तो भी ये भी क्या हो गया, सेम आइडेंटिकल हो गया 110 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो वेक्टर अगर हेड टू हेड मिल रहे हैं या फिर टेल टू टेल मिल रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में आपको जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो सिमिलर मिलने वाला है। जैसे मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से एक्सटेंड कर देता, अगर ए वेक्टर को मैं यहाँ पे ले आता तो भी आप देख सकते हो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो सकता है, या तो जब टेल से टेल मिलाया जा रहा है या फिर हेड से हेड मिला रहे हैं, तो दोनों केसेस में जो एंगल होगा वो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, और उसे हम एंगल बिटवीन वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल between vectors can also be angle when two vectors are connected from head to head। तो अगर दो वेक्टर हेड से कनेक्टेड है, जैसे ये ए का सिर है, ये बी का सिर है, तो उस केस में जो एंगल है, और टेल से टेल जब कनेक्टेड है दो वेक्टर, उस केस में जो एंगल है ये दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे एक रूल क्या बन रहा है, थंब ऑफ रूल, कि अगर हम हेड से हेड या टेल से टेल रखते हैं तो दोनों केसेस में अपन को एंगल बिटवीन द वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए, या तो हेड से हेड या फिर टेल से टेल। लेकिन जो क्वेश्चंस वगैरह है उनमें हमारी जो जनरल प्रैक्टिस रहेगी वो टेल से टेल कनेक्टेड करने वाले ही रहेगी, क्योंकि टेल से टेल एक थंब ऑफ द रूल अपन बना लेंगे। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आगे और भी अपन अलग अलग जगह एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ करते रहेंगे, तो हम और ज़्यादा इसके बारे में सीखते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इस पे आते हैं, देखो वेक्टर कई तरह के हो सकते हैं, है ना। अब उसमें कुछ टर्म्स भी है और डेफिनेशन दोनों साथ साथ में यहाँ पे रहने वाली है। सबसे जो पहला टाइप अपन ले सकते हैं वो है इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे समान सदिश। क्या बोलेंगे, समान सदिश। तो इक्वल वेक्टर देखो क्या होता है, ध्यान से समझना इसे। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है,
अगर दो वेक्टर्स इक्वल है, कब होंगे इक्वल वेक्टर? अगर कोई दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर कोई दो वेक्टर, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों बराबर हैं, तो उस केस में जो वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक तो पहली चीज़ रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन सेम। दो वेक्टर की क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और इसके अलावा उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये इक्वल टू होना चाहिए बी के मैग्नीट्यूड के। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल when they have same direction, they have same direction and equal magnitude. They have same direction and equal magnitude, equal magnitude। तो दो सदिश क्या है? समान सदिश है अगर उनकी दोनों की दिशाएं समान है और परिमाण समान है। हिंदी में इसे लिख लेंगे कि दो सदिश समान सदिश है, दो सदिश समान सदिश है, समान सदिश हैं यदि उनकी दिशा एवं परिमाण समान है। दिशा एवं परिमाण समान है, ठीक है। केवल डायरेक्शन सेम होने से भी कोई दो वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसकी बात करूँ, जैसे ये एक वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो इस केस में देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। दूसरे केस में जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए हो गया, ये एक वेक्टर बी हो गया, इस केस में मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो भी इक्वल वेक्टर नहीं है। तीसरे केस में दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है अगर उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। जैसे ये जो केस है उसमें दोनों सेम है, ये वेक्टर ए हो गया मान लो, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये वेक्टर ए और बी की डायरेक्शन सेम होते हुए भी ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इन दोनों में मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से बराबर भी है ना, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस केस में भी वेक्टर ए को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे वेक्टर बी के। यानी कि इधर कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इधर कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इस वजह से इस केस में भी इसको इक्वल वेक्टर वाला दर्जा नहीं देंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस वेक्टर की लेंथ। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इस वजह से इसमें हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स को आइडेंटिकल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। वैसे आइडेंटिकल ना करके इक्वली ध्यान में रखेंगे इसको। ये पैरेलल वेक्टर है, हाँ बिल्कुल, इनको अपन पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, मतलब 5 न्यूटन फोर्स अगर आप एक्स डायरेक्शन की ओर लगा रहे हो और दूसरा कोई आपका दोस्त भी 5 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन की ओर लगा रहा है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि हाँ, दोनों का जो वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर है, ठीक है, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। देखो अब सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर लेते हैं। ये तो है इक्वल वेक्टर, बहुत सिंपल है। इक्वल वेक्टर कब होता है? जब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। नेक्स्ट केस लेते हैं सेकंड। अगर दो वेक्टर मान लो उनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना भी हो,
तो उनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं पैरेलल पैरेलल वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे इसको समांतर सदिश, समांतर सदिश। तो ये क्या होता है, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन are called parallel vector, पैरेलल वेक्टर। तो वे सदिश जिनकी दिशा समान होती है वे समांतर सदिश कहलाते हैं। तो सदिश जिनकी दिशा समान होती है, सदिश जिनकी दिशा समान होती है समांतर सदिश कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर और ये बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे में पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ए पैरेलल टू बी, है ना। ए पैरेलल, पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, दो खड़ी लाइनें अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपन ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर भी बोला जा सकता है। तो ये देखो एग्जांपल्स हो जाएंगे कुछ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है। ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है। तो ये सारे क्या हैं, ये दोनों केसेस में ये पैरेलल वेक्टर ही है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ए पैरेलल टू बी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए पैरेलल टू बी हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हो गए। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पैरेलल वेक्टर के लिए। आई बात समझ में। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर, एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट थर्ड अपन वेक्टर्स के टाइप लेते हैं। थर्ड लेते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, देखो इसको कई नाम है इसके, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं इसको एक तो, और एक बोलते हैं इसको नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, या फिर एंटी पैरेलल तो नहीं, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। इसको ऋणात्मक सदिश बोलते हैं हिंदी में, ऋणात्मक सदिश। तो नेगेटिव वेक्टर देखो क्या होता है, एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, जैसे ये कोई मान लो वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए का जस्ट अपोजिट हो कोई, जस्ट अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कोई बी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेक्टर ए जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में है। यहाँ पे बी जो है ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये ए जो होता है वो क्या कहलाता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो वेक्टर ए क्या हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होते हैं, दे आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर, अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड
but but just opposite in direction is called नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो ऐसा कोई वेक्टर जो आपका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में तो समान होता है पर दिशा में जस्ट उल्टा होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, ऋणात्मक सदिश बोलेंगे। वह सदिश जो या फिर देखो इसमें एक चीज़ और, माइनस ऑफ बी। वह सदिश जो परिमाण में समान परंतु दिशा में ठीक विपरीत हो, वह ऋणात्मक सदिश कहलाता है। ऋणात्मक सदिश कहलाता है। देखो एंटी पैरेलल क्यों नहीं बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होगा, पहले तो उसे डिफाइन कर लेते हैं। चलो एक और टाइप ले लेते हैं, छोटा ही टाइप है ये, तो थर्ड टाइप का वेक्टर हो गया जिसमें डायरेक्शन जस्ट अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ऐसे वेक्टर नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहते हैं। और इस केस में a इज इक्वल टू क्या आ जाता है? माइनस ऑफ b आ जाता है। एक और यहाँ पे वेक्टर, छोटा सा वेक्टर यहाँ पे जो टाइप है वो डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर देखो क्या होंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होते हैं, है ना? डायरेक्शन में जो जस्ट अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल, पैरेलल का जस्ट उल्टा। जैसे ये एक वेक्टर हो गया a और ये वेक्टर हो गया कोई b। इसमें देखो मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मान लो ये वेक्टर कोई a है, यहाँ पे ये वेक्टर कोई a ले लिया और ये वेक्टर कोई b ले लिया, तो कोई दो वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, तो वो क्या कहलाते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। टू वेक्टर्स या फिर वेक्टर्स विच आर जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शंस, तो ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होने का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो सदिश जो दिशा में एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, ठीक है? केवल डायरेक्शन में ही क्या होंगे? एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे, उनको अपन बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, फोर्थ टाइप हो जाएगा हमारा वेक्टर का, ठीक है? आगे देखो फिफ्थ टाइप लेते हैं वेक्टर्स का। फिफ्थ टाइप, और भी कई तरह के हो सकते हैं वेक्टर। फिफ्थ टाइप है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? देखो को इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि इनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक जगह हो, जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट जिनका कॉमन हो। एंटी पैरेलल वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल असमांतर सदिश। असमांतर तो नहीं, विपरीत समांतर, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप। एंटी पैरेलल याद रख लो। अब को इनिशियल का भी हिंदी बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको को इनिशियल को भी इंग्लिश में ही समझ लो आप, बस इसका मीनिंग जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए हो गया मान लो, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ये वेक्टर ई हो गया। तो इन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि सभी की टेल आपस में कॉमन है। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो इसको
इसको डिफाइन करेंगे, वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स विच हैव कॉमन कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, है ना, तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो क्या है, समान है, सेम है। तो ये हो जाता है फिफ्थ टाइप का एक वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है? आगे लेते हैं, देखो और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लेते हैं। जैसे टाइप्स कितने हो गए अभी, सबसे पहले इक्वल वेक्टर, फिर आया पैरेलल वेक्टर, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर को इनिशियल वेक्टर। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, ये हो गया अपना फिफ्थ टाइप का, तो अब लेते हैं सिक्स टाइप का। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर, सिक्स टाइप का वेक्टर है जीरो वेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य सदिश, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, उसे समझते हैं। जैसा कि देखो नाम से पता चलता है कि जीरो यानी कि जीरो। अब वेक्टर में जीरो क्या हो सकता है, वेक्टर में जीरो होने के लिए क्या पड़ा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो है, मैग्नीट्यूड के अलावा और क्या जीरो हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, अगर कोई वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अब ये तो कोई ऐसा वेक्टर हो गया जिसके पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है ना। जैसे ये कोई एरो अगर अपन खींचते हैं, तो एरो तो ऐसा वेक्टर हो गया जिसका कोई ना मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मान लो मैग्नीट्यूड कम गया, कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, तो मैग्नीट्यूड ऐसा एक समय ऐसा आएगा जब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ख़त्म हो गया, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है वो क्या बन जाएगा, लाइन से एक पॉइंट बन जाएगा। तो जीरो वेक्टर को अपन किससे दिखा सकते हैं, एक डॉट से दिखा सकते हैं, एक बिंदु से दिखाते हैं। तो जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। तो ये पॉइंट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिंदु से दर्शा सकते हैं, बिंदु से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर जो होता है उसे पॉइंट से दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड देखो ये कोई हाइपोथेटिकल वेक्टर है, इसको अपन ऐसे फील नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, ऐसे रियल फीलिंग जो है जीरो वेक्टर की अपन ले नहीं सकते, है ना। और इसी वजह से जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको अनसर्टेन बोला जाता है। अनसर्टेन यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन पता ही नहीं है, किधर है, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो इसकी डायरेक्शन भी अनसर्टेन मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसको फील नहीं किया जा सकता, एक हाइपोथेटिकल टाइप का ही वेक्टर है। तो एक तो इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर को, और दूसरी बात डायरेक्शन जो है इसकी अनसर्टेन होती है, डायरेक्शन अनसर्टेन होती है, डायरेक्शन अनसर्टेन यानी कि इसमें फिक्स नहीं होती है कि डायरेक्शन किस जगह पर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है या नीचे है। तो ये जीरो वेक्टर के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखने, अपन को बातें ध्यान में रखनी। और ये हाइपोथेटिकल वेक्टर है, रियल में इसको फील करना मुश्किल है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, हाइपोथेटिकल है यानी कि काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, यानी कि रियल लाइफ में अपन को कहीं नहीं दिखाई देगा।
और कोई एप्लीकेशन नहीं है इसका, पर अपन जब टाइप ऑफ वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो इसे अपन कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो ये होता है जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट देखो 6 टाइप का जो वेक्टर है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर है और इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। देखो आगे वेक्टर के अंदर जितने भी अपने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े उसमें से एक तो नेगेटिव वेक्टर अपन काम में लेते हैं और एक अपन काम में लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर देखो क्या होगा, यूनिट मतलब क्या हो गया 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग unit magnitude is called unit vector। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, जैसे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो यूनिट वेक्टर के एग्जाम्पल होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, वह एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 न्यूटन फोर्स अगर हम लगाते हैं तो वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। 1 मीटर पर सेकंड कोई वेलोसिटी है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कोई एक्सेलरेशन है, 1 मीटर का कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह की ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें केवल यूनिट कंट्रीब्यूशन है, यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। आई बात समझ में। और इस केस में देखो जो एरो की लेंथ भी होगी हमारी, एक तरह से ये जो एरो है, इस एरो की लेंथ भी क्या होगी, यूनिट लेंथ हो जाएगी। जैसे ये कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए में ये जो यहाँ पे लेंथ होने वाली है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर ये वेक्टर ए है, और ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस यूनिट वेक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसे अपन कुछ स्पेशल जो तरीका होता है, जैसे हमारा जो जनरल वेक्टर होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर इतना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट होता है, हमारे काम का होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका ढूंढा जाता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, तो कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिया जाता है तो उसके ऊपर अपन कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं। जैसे ए कैप हो गया, या फिर ऐसे बी कैप हो गया, है ना, या फिर आई कैप हो गया, या आई फिर कैप, जे कैप, जे के कैप हो कैप। गया, के कैप हो गया। तो कोई भी वेक्टर हो गया, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर टोपी लगा दी जाती है, कैप लगा दी जाती है। और पढ़ते समय इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, कैप 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 कैप, ऐसे ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह की भाषा में इन्हें पढ़ा जाता है। तो कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर के सिंबल पे हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहता है। अब देखो यूनिट वेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कोई 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है। मान लो कोई 10 न्यूटन फोर्स कहाँ पर है,
एक्स डायरेक्शन में है, तो इस 10 न्यूटन फोर्स को अगर मुझे एक न्यूटन फोर्स में बदलना है, एक न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो 10 से एक आने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझना, अगर 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स में अगर मैं 10 का डिवाइड कर देता हूँ, किसका डिवाइड कर देता हूँ, 10 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये किस में बदल जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ होएगा ही नहीं होएगा, होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी जनरल वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे देखो 10 न्यूटन में जो 10 डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी जनरल वेक्टर में उसके जब मैग्नीट्यूड का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ये तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो कोई भी वेक्टर जो है उसमें अगर आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हो तो इससे मिल जाएगा आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का रिलेशन हो जाएगा वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया जाता है तो उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, उससे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का जब डिवाइड किया जाता है तो वी गेट यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, यूनिट वेक्टर is obtained, unit vector is obtained by dividing vector by its magnitude। ठीक है। और हिंदी में इसको लिख लेना कि एकांक सदिश किसी सदिश में उसके परिमाण का विभाजन करने से प्राप्त होता है। एकांक सदिश किसी सदिश में उसके परिमाण का विभाजन करने पर प्राप्त होता है। ये यूनिट वेक्टर हमें निकालने का तरीका रहता है। तो दिस इज हाउ वी कंप्यूट, वी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। और वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो अपन बहुत जगह पे काम में लेते रहेंगे, इसलिए ये फार्मूला आप याद रखें। और इसको मैंने समझा भी दिया कि ये फार्मूला आखिर आया कैसे है। सौम्य बादू ने एक सवाल पूछा है कि वेक्टर की डिस्कवरी किसने की, हु इन्वेंटेड द वेक्टर। देखो वेक्टर जो है एक कलेक्टिव एफर्ट है, किसी एक व्यक्ति ने वेक्टर को डिस्कवर नहीं किया था। अलग अलग लोग बाग आते गए उन्होंने थोड़ा 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 अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसी से ही पूरा वेक्टर फॉर्मेशन हुआ है। जैसे अपन आगे अभी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि वहाँ पर अपन को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें पाइथागोरस का भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे कोई न्यूटन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। किसी एक साइंटिस्ट ने वेक्टर की डिस्कवरी नहीं की, वेक्टर को डिज़ाइन नहीं किया, वेक्टर नहीं खोजा। ठीक है। तो आज अपन इस क्लास में यहीं तक रहते हैं और 10 मिनट बाद अपन मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास के लिए। अभी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास के लिए।